नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 23 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो एक तो मुद्दा जो हमारा रहेगा आज का वो रहेगा कि प्राइस कंट्रोल को फोकस में रखते हुए अभी संडे की न्यूज़ थी, ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक्साइज ड्यूटी है वो रिड्यूस की है पेट्रोल डीजल पे, तो देखेंगे उसका असर। दूसरा जो एक इशू रहेगा हमारा कि हम बोल रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में बहुत शानदार रहा, बट उसके मायने क्या हैं कि कितना हमने एक्सपोर्ट कर दिया है पानी, कितनी नुकसान में जा रहे हैं हम, वो चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। ये दो इश्यूज़ तो डिटेल में देखेंगे। बाकी एक इशू रहेगा कि भाई आपने सेडिशन लॉ को रिड्यूस या रिमूव करने की बात कर दी आईपीसी के सेक्शन 124A को, पर क्या वाकई में गवर्नमेंट जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है क्या वो एक्टिविटीज़ रुक पाएंगी, जानेंगे। इसके अलावा लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल आपके सामने, चेंज डाउन अंडर, इसमें हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में अभी इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, लेबर पार्टी वहाँ पे जीत गई है, नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनका नाम है एंथनी एल्बेनीज़, ठीक है। तो ऐसे में 3-4 आर्टिकल से देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल है द कार्बन फुटप्रिंट। देखो एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर का एनवायरनमेंट पे कितना असर है, तो ऐसे में उसी से पता पड़ता है कि एग्रीकल्चर कितनी सस्टेनेबल होगी। भाई सीधी सी बात है, कम कार्बन फुटप्रिंट होगा, कम पानी पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, वही लंबे समय तक चलेगी जिस तरीके से अभी क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज कितने कम होते चले जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता है। तो ऐसे में ऋतिका जुनेजा जी और अशोक गुलाटी जी का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, अपनी तरफ से पॉइंट्स रखे जा रहे हैं कि भाई फिस्कल ईयर 2021-22 की हम बात करें तो हमारे देश से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाया है, लगभग कितना, $50.3 बिलियन का। ये एग्जैक्टली 20% से भी ज़्यादा ग्रोथ हमने रजिस्टर की है। अब मान के चलो 2020-21 का जो एक्सपोर्ट था उसके कंपैरिजन में 2021-22 में। इसके अलावा इसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, जो यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है, वो हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, वो ट्रेड कर रहा है 162% के लगभग। तो इतनी महंगाई है ग्लोबल मार्केट में, तो उसका बेनिफिट मिला है। दूसरा, हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने फेवरेबल और एग्रेसिव एक्सपोर्ट पॉलिसी बना रखी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, तो इसलिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ। इसके अलावा अपेडा, एम्पेडा या फिर कुछ कमोडिटी बोर्ड्स जिन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए कि एक्सपोर्ट को हमें राइज करना है, तो ओवरऑल ये 3 कुछ फैक्टर्स थे, ये बहुत सपोर्ट कर गए कि क्यों हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, क्यों हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। पर सवाल ये है कि हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं क्या वो सस्टेनेबल है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आज जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो उस तरीके की होनी चाहिए जिससे कि आने वाली जनरेशन्स की जो एस्पिरेशंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो और बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए। तो ऐसे में हमने हमारी खुद की कितनी रिसोर्सेज को कंज्यूम किया है ये एक्सपोर्ट करने में। आज आप देखो कि अगर सस्टेनेबिलिटी अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो जिस तरीके से वीट एक्सपोर्ट को हमने बैन किया है वैसे ही कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे जिसमें हम बाकी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को भी एक्सपोर्ट को बैन कर देंगे, जो कि ठीक बात नहीं होगी, फिर हमारी इमेज भी डेंट होती है इंटरनेशनल मार्केट में। अब सवाल ये आता है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में हमने क्या क्या बेचा है 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, या फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 जिसको हम बोलते हैं, 2021-22 को फाइनेंशियल ईयर 2022 भी बोला जा सकता है, ओके। तो उसमें क्या क्या बेचा हमने? देखो राइस एक्सपोर्ट किया हमने $9.6 बिलियन वैल्यू का, जो कि कितने अमाउंट, मतलब कितना था वो अमाउंट, बेसिकली 21.2 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने एक्सपोर्ट किया है मरीन प्रोडक्ट दूसरे नंबर पे $7.7 बिलियन, फिर शुगर एक्सपोर्ट किया $4.6 बिलियन, फिर मसाले एक्सपोर्ट किए हमने $3.9 बिलियन के, फिर हमने बोविन मीट, बफेलो का जो मीट है वो हमने एक्सपोर्ट किया $3.3 बिलियन। तो ऐसे में ये हमारा एक्सपोर्ट रहा मोटा माटा। इसमें 2 क्रॉप्स पर हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, एक तो है राइस, दूसरी है शुगर। दोनों पे क्यों? क्योंकि दोनों पानी बहुत खाती हैं। दूसरी चीज़, आज अगर हम देखें तो पानी की क्राइसिस तो हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर हीट राइज होना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग राइज हो रही है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ऊपर। तो ऐसे में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें हमें देखनी होगी।
भाई सीधी सी बात है, हम अगर एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस हो उसके एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट है उसके भाव डाउन जा रहे हैं, तो हम एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हाँ जी हमारा एक्सपोर्ट राइज हो रहा है, बट रियल सेंस में क्या वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की वर्थ है क्या? जैसे कि हम पहला केस लेते हैं राइस की। इंडिया का राइस एक्सपोर्ट कितना रहा? 21 मिलियन मैट्रिक टन, जो कि टोटल ग्लोबल मार्केट का जो राइस मार्केट है ना वो है 51.3 MMT, तो उसका 41% है। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब कि भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर कंट्री कौन है? तो इंडिया इसका आंसर हो गया सीधा। अब इसके बाद में आप देखो कि दूसरे नंबर पे कौन सा कंट्री आता है, दैट इज थाईलैंड, अराउंड 25%। ठीक है, जितना ग्लोबल मार्केट में राइस एक्सपोर्ट होता है। तो सवाल यह है कि एक तरफ जहां ग्लोबल मार्केट में जो अलग अलग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है उनकी प्राइस राइज हुई है, दूसरी तरफ राइस की प्राइस है ना वो डाउन गई है। अब कितना 13% तक रिड्यूस हो गई राइस की जो रेट थी इंटरनेशनल मार्केट में। 2021 अप्रैल में $484 मिलते थे एक टन राइस बेचने पे, अभी कितने मिल रहे हैं? 429। तो आप देख लो कि कितना सस्ता हुआ है चावल। तो ऐसे में हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, तो आप देखो कि हम ज्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट करेंगे राइस की, तब जाकर के हमें जितनी रिक्वायरमेंट है डॉलर्स की वो मिल पाएगी। भाई सीधी सी बात है, जो चीज $484 में जा रही है वो चीज अगर $429 में जाएगी तो इसका मतलब हमें नुकसान तो हो ही रहा है ना एक टन के कंपैरिजन में। तो बोले राइटर सीधा ये पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कि इस चक्कर में हमें ज्यादा राइस को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और राइस एक्सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि राइस बेसिकली है क्या? एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हो रहा है, और जब हम रॉ मटेरियल जैसी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उसका बेनिफिट हमारे ज्यादा नहीं हो पाता है। क्योंकि हमें क्यों नहीं हो पा रहा है वो देखो, इसके पीछे एंगल है कुछ। सबसे पहली चीज, ये राइस एक्सपोर्ट या राइस प्रोडक्शन इतना क्यों हो रहा है हमारे देश में? क्योंकि वाटर, पावर, फर्टिलाइजर तीनों में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, और सब्सिडी का मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, बिना सोचे समझे इनका कंजम्पशन होता है। ठीक है, दूसरी तरफ 1 किलोग्राम चावल को प्रोड्यूस करने में 3000 से 5000 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो एवरेज ले लो कि 1 किलोग्राम चावल बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए 4000 लीटर पानी हमने यूज किया। तो अब आप देखो एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं? 21 मिलियन मैट्रिक टन। इसका मतलब हमने 42 बिलियन क्यूबिक मैट्रिक पानी है वो एक्सपोर्ट कर दिया। अब आप बताओ आप क्या पैसा कमा रहे हो? पानी एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, इन शॉर्ट। फिर बात आ जाती है शुगर की, जो कि दूसरी वाटर गजलर क्रॉप है, बहुत पानी चाहिए होता है। इसका भी एक्सपोर्ट रहा लगभग 10.4 मिलियन मैट्रिक टन फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ठीक है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सब्सिडी एक पॉइंट आता है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, एक तो सब्सिडी दे दी जाती है जिसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी की, हाँ जी चीनी को आप एक्सपोर्ट करोगे, शुगर को आप एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से सब्सिडी देगी। दूसरी तरफ ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के चलते सरकार का जो सपोर्ट मिल रहा है, जिसको हम सब्सिडी बोल रहे हैं, वो 10% की लिमिट को क्रॉस कर गया है, जो कि WTO नॉर्म्स का वायलेशन है। ठीक है, 10% से ज़्यादा शुगर में आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो WTO के हिसाब से ये प्रोविज़न हो गया वायलेट। अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये जो शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है ना, इन्होंने इंडिया के खिलाफ में कर दिया केस WTO में कि इंडिया जो है वो शुगर एक्सपोर्ट करने के चलते बोला आप सब्सिडी लगातार देता चला जा रहा है, जो कि आपके नॉर्म्स का वायलेशन है। इंडिया वो केस हार गया। डेंट लगा कि नहीं? ऐसे में एक तरफ तो हम इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता प्रोडक्ट बेचने के चलते सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से कंट्रीज जो हैं वो हमारे खिलाफ में कार्रवाई, क्योंकि देखो शुगर मार्केट की बात की जाए ना तो ब्राज़ील का नाम टॉप पे आता है। ठीक है, तो उस केस में ब्राज़ील तो कैसे खुश होगा अगर उसकी पोजीशन को कोई अगर टेक ओवर करेगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिटिगेशन का इशू बन गया था। फिर अगर बात करें सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शुगर में भी भाई 1 किलोग्राम शुगर प्रोड्यूस करने में लगभग 2000 लीटर की जरूरत पड़ती है पानी की। तो आप ये पानी निकाल कहाँ से रहे हो? ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ऐसे में हमने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कम से कम 20 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी एक्सपोर्ट कर दिया है। तो अब आप देख लो कि दोनों का मिलाकर के 62 बिलियन
क्यूबिक वाटर है वो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, और ये पानी हमने ज़्यादातर निकाला है ग्राउंड वाटर से। राइस की बात करें तो पंजाब और हरियाणा बेल्ट से पानी इतना निकाला गया है कि दोनों में पिछले 2 दशक में, दोनों स्टेट्स में पिछले 2 दशकों में 9.2 मीटर तो पंजाब में और 7 मीटर हरियाणा में पानी जो है वो नीचे जा चुका है। अब आप देख लो कितना पानी एक्सप्लॉइट हुआ है। शुगर की बात करो तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये कंपीट करते हैं एक दूसरे से, यहां पर भी वाटर डिजास्टर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं ये दोनों स्टेट्स। तो ऐसे में राइस प्रोडक्शन जो है वो वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सस्टेनेबल है ही नहीं। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तरफ हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित प्रक्रियाओं के बेसिस पे जो मीथेन एमिशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जब हम चावल की खेती करते हैं। आप देखो एंथ्रोपोजेनिक मीथेन जितना एमिशन होता है ना, वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 17.5% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये बात बोली जा रही है 2021 से अभी तक के लिए। ठीक है, तो अब आप देख लो कि कितना ज़्यादा राइस जो है उसकी प्रोडक्शन हार्मफुल साबित होती चली जा रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा फ्री पावर सप्लाई देना, फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी दे देना, मेनली यूरिया में, तो इनका भी क्या होता है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। वही बात कि चाहिए 1 बकेट पानी की, चला दिया पंप, 20 बाल्टियाँ बिखेर दी, फिर भी 19 जो बकेट हैं उनका लॉस आपने कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात आए अगर राइस के कॉमन केस की अगर हम देखें तो इसमें देखो राइटर्स का ये कहना है कि हमारे हिसाब से पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट जहां पर राइस का प्रोडक्शन जो है वो अनसस्टेनेबल है, वहां पर सब्सिडीज जो है वो 12 से 15% तक उनको रिलीफ दे देती है। ठीक है, तो बोले उससे उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आती है, वो सोचते नहीं है वहाँ के फार्मर्स कि भाई हमारे लिए सस्टेनेबल या लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कैसे हम इस एनवायरमेंटल डिजास्टर को रोक सकते हैं? इसका तरीका है कि फार्मर्स को एक स्मार्ट सपोर्ट दिया जाए। जैसे कि अब सब्सिडी अलग अलग सेगमेंट में, पावर के लिए या फिर आप फर्टिलाइजर के लिए, इनको आप अलग अलग सेगमेंट में सब्सिडी मत दो, अब आप एग्रीगेट इनपुट सब्सिडी दो। इसका मतलब कि 1 हेक्टेयर के हिसाब से कैलकुलेशन करो और सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो। फिर उसके बाद में फार्मर को लगे कि मुझे फर्टिलाइजर खरीदना है इतना, मेरे को इतनी ज़रूरत है, फिर बाद में ऐसे आंख मीच करके 10-10, 15-15 कट्टे एक्स्ट्रा नहीं डालेगा वो अपने खेत में यूरिया के, वो उतने ही कट्टे डालेगा जितनी उसकी ज़रूरत है। मतलब उसके खेत की साइज़ के हिसाब से उसको सब्सिडी प्रोवाइड करो, और साथ में फर्टिलाइजर को, पावर को बिल्कुल मार्केट पे छोड़ दो, जिससे कि उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे अपने आप रेगुलेट होती रहे। तो ऐसे में एग्रीगेट इनपुट सप्लाई की बोला इनपुट कॉस्ट जो भी है ना, उसके लिए आप पहले ही कैलकुलेट कर लो कि 1 हेक्टेयर के ऊपर हमें इतना फार्मर्स को सपोर्ट देना है और उनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दो। दूसरा, एग्रीकल्चर में जो प्रैक्टिसेस हैं राइस के लिए उसको हमें ठीक करना होगा, जैसे ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग कॉन्सेप्ट, जिसमें चावल को मतलब ऑल्टरनेटिवली मतलब भिगोया जाता है फिर सुखाया जाता है, उस तरीके के कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट सीडिंग जिसमें सीधा प्लांटेशन लगाई जाए। ऐसा ना हो कि पहले नर्सरी तैयार की चावल की, फिर उसको ले जा करके खेत में बोया, तो इसमें वाला बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम हो जाता है। इसके बजाय डायरेक्ट सीडिंग का कॉन्सेप्ट है वो लाना चाहिए हमें डायरेक्टली, और इस मेथड बेस्ड आप मान के चलो कि 25 से 30% तक हम वाटर जो है वो सेव कर पाएंगे। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन कॉन्सेप्ट में हम आए तो 50% तक इरिगेशन वाटर को हम सेव कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज है ना, ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो सकती हैं। एक तरफ तो पानी बच जाएगा और दूसरी तरफ हम जब कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना चाहें तो उसके लिए और हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो सरकार की तरफ से हो गई, अब बात ये आती है कि फार्मर्स को कैसे राजी किया जाए। तो राइटर्स हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है कि हम ये पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई राइस और शुगर की कल्टीवेशन कौन कौन से एरियाज़ में होती है और उन एरियाज़ को हम कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं लेस वाटर गजलिंग क्रॉप्स की तरफ, मतलब कम पानी में उपजने वाली फसलों की तरफ स्विच करने के लिए फार्मर्स को हमें इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। कैसे? जैसे हरियाणा में अभी रिसेंटली 2 स्कीम चालू की गई है, एक का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत, एक का नाम है खेती खाली फिर भी खुशहाली।
इसमें मेरा पानी मेरी विरासत में तो क्या किया गया है कि जो भी कोई अपने यहां पर अगर चावल की बजाय दूसरी कोई फसल करता है जो कि कम पानी में उपज सकती है, तो उनको 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी जो ये मेरा पानी मेरी विरासत होगी, और खेती खाली फिर भी खुशहाली, मतलब खेत में खेती भी नहीं हो रही, खाली पड़ा है, फिर भी 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान को उसके अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं। तो ये दो स्कीम्स क्या कर रही हैं, एक तो जो सॉइल है, ये जो दूसरी स्कीम है ना खेती खाली फिर भी खुशहाली, इसमें तो ये है कि खरीफ सीजन में जो भी अपने खेत पर खेती नहीं करेगा उसको 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। और मेरा पानी मेरी विरासत में क्या बोल रहा है कि चावल की बजाय दूसरी कोई ऑल्टरनेटिव क्रॉप अगर कोई करता है तो 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से स्कीम स्टार्ट की है। बोले इन दोनों से इतना बेनिफिट होगा कि एक तो सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो पाएगी, क्योंकि सेलेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है हरियाणा और पंजाब वाले एरिया में, इतना ओवर यूज़ हुआ है फर्टिलाइज़र का, जिसकी वजह से वाटर लेवल है, वाटर टेबल है ग्राउंड वाटर का, वो लगातार डिक्लाइन करता चला जा रहा है। तो इस तरीके से ये इंसेंटिवाइज करने की स्कीम्स बहुत बढ़िया हैं। फिर बात आती है कि हम थोड़ा सा और क्लोजर इवैल्यूएशन करें एक्सपोर्ट का, तो अभी तक तो हमने जो राइस की बात की है वो ज़्यादातर बासमती था। अब एक बार हम नॉन बासमती राइस की बात करते हैं, जो ज़्यादातर सरकार के द्वारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सस्ते में अनाज प्रोवाइड किया जाता है गरीबों के बीच में। तो बोले हमारे यहाँ से नॉन बासमती राइस है वो एक्सपोर्ट हुआ, और एक्सपोर्ट की रेट रही $354 पर टन, जबकि उधर हमने देखा था कितना था, $429 पर टन। तो बोले यहां पर हम थोड़ा सा चेक करें तो एमएसपी जो गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की जा रही है उससे भी सस्ते में एक्सपोर्ट हो रहा है चावल। ये कैसे हो सकता है? मतलब एमएसपी से भी सस्ते में एक्सपोर्ट हो रहा है चावल, इसका मतलब कि बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में पीडीएस और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जो चावल गरीबों में बंटने होते हैं वो लीकेजेस के शिकार हो रहे हैं। बहुत सारा अनाज जो है वो बीच में ही निकल जाता है और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है चोरी चुपके। तो बोला इसको भी रोकना ज़रूरी है, नहीं तो फिर गरीबों के पेट पे लात पड़ेगी। अब इसके लिए क्या बताते हैं तरीका, कि बोला वक्त आ चुका है कि अब गरीब जिनको आप सपोर्ट देना चाह रहे हो, पॉवर्टी से बाहर निकालना चाह रहे हो, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना चाह रहे हो, बोले उनके अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करो पीडीएस और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। जो सस्ते में आप अनाज दे रहे हो उसके बजाय अनाज उनको मार्केट रेट पर ही अवेलेबल कराओ, बस उनको जो सपोर्ट देना है वो सीधा उनके अकाउंट में दे दो आप, नहीं तो ये लीकेजेस बढ़ते चले जाएंगे। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई हो, लूप होल्स तो मिल ही जाते हैं, जो चोर आदमी होते हैं वो तो करेंगे ही भाई, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से बोला टाइम आ चुका है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल किया जाए, स्कैरसिटी ऑफ वाटर को अंडरस्टैंड किया जाए, नहीं तो चेन्नई जैसे हाल हमारे हो सकते हैं पूरे देश के, जहां पर वाटर बिल्कुल ग्राउंड वाटर है एकदम है। तो बोला अब सरकार पर है, सरकार क्या करती है केवल समय बताएगा। आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल है इट्स अबाउट क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट। देखो आर्टिकल में मोटे मोटे पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। राजश्री चंद्रा जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि आईपीसी का सेक्शन 124A है, इसको स्क्रैप करने की बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जी आईपीसी 124A जो है उसके तहत अगर जो भी केसेस चल रहे हैं बोलो उनको बेल दे दो, एक बार कोई केस नहीं चलेंगे, उसको एक बार रिव्यू किया जाए, जिसको हम सेडिशन लॉ बोलते हैं। तो ऐसे में पहले तो ये डेटा बताया जा रहा है कि 2010 से लेकर अभी तक हमारे देश के जो लोग हैं वो जेल में लगभग 3 मिलियन मतलब 30 लाख घंटे जेल में बिता चुके हैं। किसके चक्कर में? केवल सेडिशन, कि भाई राष्ट्रद्रोह के केस उनके अगेंस्ट में चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ में अगर राष्ट्रद्रोह का केस चल चुका है, सेडिशन का केस चल चुका है, तो उसको ट्रायल कोर्ट से ग्रांट मिलने में 50 दिन लग जाते हैं, और अगर मुद्दा हाई कोर्ट तक पहुंच गया तो 200 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम एनसीआरबी का जो डेटा देखें जिसमें आर्टिकल 14 उसके बेसिस पे अगर हम चेक करें कि वाकई में कितने इंडियंस हैं वो जेल में हैं, तो 2010 से लेकर अभी तक लगभग 13,000 इंडियंस हैं जो कि जेल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो अंडर ट्रायल या कन्विक्शन रेट बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे में बोले इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर सवाल ये आता है कि क्या वाकई में
जो अंडर ट्रायल ये जो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इसको रिपील करने से काम चल जाएगा? तो आंसर है नो, क्योंकि आर्म फोर्सेस स्पेशल जो पावर एक्ट है अफ्स्पा वो, और इसके अलावा यूएपीए, ये दो एक्ट्स बोला अभी भी अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करते हुए सरकार जो है, सरकार के खिलाफ में कोई भी आवाज़ उठाता है उनको मतलब उनके खिलाफ में कार्रवाई कर सकती है। तो राइटर जो है वो सीधा ये बोलना चाह रही है कि मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप केवल सेडिशन लॉ को ही रिमूव करते हो तो ये मान के चलो कि आप जो चाह रहे हो वो पूरा नहीं हो अचीव हो पाएगा, आपको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को भी रिमूव करना होगा। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, पहला तो पॉइंट ये बताना चाह रही है राइटर कि सेक्शन 124A जो है आईपीसी का, इसमें देखो पीनल प्रोविजन जो है उसके साथ साथ में सेफ गार्ड्स भी अवेलेबल है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का आप फॉलो करोगे, बेल आसानी से मिल जाती है, एंटीसिपेटरी बेल जिनको बोलते हैं अग्रिम जमानत वो मिल जाती है। इसके अलावा 90 दिन के अंदर 90 दिन का टाइम मिलता है चार्जशीट को फाइल करने में, मतलब टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। अक्यूज को अरेस्ट होने के बाद में बेल मिलने का स्कोप अगर अच्छे से है तो ऐसे में प्रॉब्लम थोड़ी कम रहती है। जबकि दूसरी तरफ यूएपीए की बात करो तो बोला बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, बोला सेफ गार्ड्स बहुत कम मिलते हैं। चार्जशीट दायर होने में 180 दिन का टाइम दिया हुआ है, और साथ में कि भाई एक अक्यूज्ड को जिसको आपने पकड़ा है उसी पर बर्डन है कि वो साबित करे कि वो निर्दोष है, तो ऐसे में बोला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है बेल लेने में भी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये बताना चाह रही हैं कि आईपीसी के अंडर में जो सेडिशन लॉ है 124A, उसमें देखो कन्विक्शन रेट है 2.25%। इसका मतलब ये हो गया कि किसी को अगर पकड़ा गया तो उसके चांसेस ये रहते हैं कि वो फ्री होके आने का 98% चांस रहता है कि वो फ्री होके आ जाएगा, 97%, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ यूएपीए में पकड़ा गया ना, उसमें से केवल कितना अराउंड 70% इंडिविजुअल्स हैं वो सेफ हैं, बाकी कन्विक्शन रेट 27.5% है। इसका मतलब जो जेल पकड़ा गया ना उसका तो कन्विक्शन होना है, कन्विक्शन का मतलब फिर सजा उसको कड़क मिलेगी ही। तो ये परिस्थितियां क्या शो करती हैं कि वाकई में यूएपीए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और ये चीज़ क्लियर भी है क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनमें आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत जेल में डाला हुआ है, जिनमें यहाँ पर नाम देख सकते हो उमर खालिद, सरजिल इमाम, ताहिर हुसैन। बोले ये इन लोगों ने जो अपने स्टेटमेंट दिए हैं जो कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं थे, ठीक है, उनके लिए भी यूएपीए के बेसिस पे एक्शन लिए जा रहे हैं। तो बोले इस तरीके से सेडिशन लॉ को ही रिमूव करने से काम नहीं चलेगा, ये जो यूएपीए जैसे स्ट्रिंजेंट लॉज हैं बोले इनको भी हमें सही तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बोले हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें ये कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी को रिपील करते हैं तो भी ये बचा रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट एक आप ऐड कर लेना, जो भी हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो रखा है उसमें आगे चलते हैं अभी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो चेंज डाउन अंडर। देखो ऑस्ट्रेलिया में भी इलेक्शन हुए हैं, स्कॉट मॉरिसन तो देखो हार गए हैं जो प्राइम मिनिस्टर करंटली थे, ठीक है। अभी नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, नया कैबिनेट बन चुका है, एंथनी एल्बेनीज, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बने, 31st प्राइम मिनिस्टर है। और मुद्दा क्या रहा था अब की बार इलेक्शन का? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कॉर्ड को कंटिन्यू करने की बात इन्होंने कह दी है कि हम कॉर्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, और टोक्यो में आज जो समिट हो रही है कॉर्ड की उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एंथनी एल्बनीज हैं वो पहुंच भी चुके हैं। तो बोले इनकी तरफ से अपना पूरा एकदम क्लियर एजेंडा है कि हम कंटिन्यू करेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें एक मुद्दा और था क्लाइमेट का, उसमें क्लाइमेट 200 एक ग्रुप है वहाँ पर, ये एक कम्युनिटी क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है जिसमें क्लाइमेट को टैकल करने का काम किया गया है। अभी तक देखा जाए ना तो ये एंथनी एल्बनीज जो हैं वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेबर पार्टी का मतलब लिबरल है वो बेसिकली, ठीक है। लेबर पार्टी को आप इक्वेट कर सकते हो यूएसए की जो डेमोक्रेट पार्टी है उसके साथ में, मतलब जो बाइडेन की पार्टी के साथ में, ठीक है ना। ऐसे में आप देखो कि यहाँ पर वोटिंग किस बेसिस पे दिए गए? वोटिंग उन पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को ज़्यादा मिली है जिन्होंने ये कहा कि साइंस बेस्ड हमें अप्रोच बनानी होगी इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, और इस तरीके की पॉलिटिक्स हो जिसमें कि देश की इंटीग्रिटी प्रमोट हो और जेंडर इक्विटी, मतलब प्रिंसिपल बेसिस पे, सिद्धांतिक तौर पे यहाँ पर वोटिंग हुई है अब की बार। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बोला आज बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ। अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप आपने कभी देखा हो तो इस तरीके से है ना। तो इस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ एडिलेड है, इधर यहाँ पर एडिलेड के पास में इधर लोकेटेड है ओशियंस में, ठीक है। मतलब यूँ हो गया
साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में यहां पर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया की ऑफशोर पे यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ है, मतलब जबरदस्त तरीके का एक पूरा बायोडाइवर्सिटी वाला सिस्टम तैयार वहां पर है। तो बोलो वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज है। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो रिसेंट आपको पता है ना कि किस तरीके से क्रिकेट मैचेस करवाए गए थे चैरिटी के लिए कि पैसा इकट्ठा हो। आग लग रही है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो बोले उसकी वजह उसको भी ठीक करना जरूरी है। तो ऐसे में अब की बार सिचुएशन ऐसी थी कि क्लाइमेट और जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे बेस्ड वोटिंग हुई। उसका रिजल्ट ये रहा कि वहां पर लेबर पार्टी जीत के आ गई, जो कि क्लाइमेट और इस मुद्दे पे ऑलरेडी वोटिंग की डिमांड कर रही थी। बस और बाकी इतना कुछ काम का नहीं है, यही है। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है वेलकम रिलीफ। देखो यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है डीजल और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस करना, और जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए, आयरन एंड स्टील के लिए, उस पर भी देखो कस्टम ड्यूटी है वो रिड्यूस कर दी है। तो टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि हमें पता है कि रिटेल इन्फ्लेशन 7.9% पे चल रही है और एमएसपी जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एमएसपी क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसके हिसाब से 13% तक चल रही है जो इन्फ्लेशन है। सो ओवरऑल टारगेट क्या था? महंगाई को कंट्रोल करना। तो ऐसे में एक तरफ तो मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी तरफ फिस्कल पॉलिसी। अभी ये जो रेट रिड्यूस हुई ना कस्टम और एक्साइज ड्यूटी, तो ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट आपको पता ही है जहां पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की इंटरेस्ट रेट जो राइज कर दी जाती है। सो ओवरऑल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी? तो एडिटर बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी बनी रहेगी। देखो अगर हम पिछले ट्रेंड की बात करें तो पिछले साल भी सरकार ने, पिछले साल का मतलब जब पिछले साल निकल गया, हाँ लास्ट ईयर ही था, सॉरी, नवंबर 2021 में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस की थी, और उसी को फॉलो करते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपनी एक्साइज ड्यूटी, जो वैल्यू एडेड टैक्स जो लगाया जाता है वैट, वो रिड्यूस किया था। तो उसका फ़ायदा ये हुआ था कि महंगाई थोड़ी बहुत, या फिर जो पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे थे वो कंट्रोल में आ पाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में उसको रिड्यूस करने के लिए इन टैक्सेस का कम होना ज़रूरी है। अब बात ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया, बट अभी तक स्टेट गवर्नमेंट्स ने इतना कुछ प्रोएक्टिवली काम नहीं किया। हाँ, केरला और ये एक दो साउथ के स्टेट्स हैं, उन्होंने अलाउ किया है कि हाँ जी ये क्या नाम है इसका, कि हम भी वैल्यू एडेड टैक्स है वो रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप देखो कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे महंगाई कंट्रोल हो, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास में अगर ये टैक्स या ड्यूटीज़ को कम किया जाता है तो फिर बाद में गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू का इशू आएगा। तो राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, ऐसा गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, क्योंकि अभी रिडक्शन किया गया है पेट्रोल डीजल की रेट्स में। बोले 1 लाख करोड़ तक का नुकसान होगा। तो बोले ये तो कहीं और ऑप्शन से आप एक्सप्लोर कर लोगे, निकाल लोगे। पर अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल में जो भी अभी टैक्स लगता है, ठीक है ना, वो आप देखो टोटल रिटेल प्राइस होती है ना पेट्रोल की, उसमें 43% तो केवल हम टैक्स पे करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला करके। तो ऐसे में हमें ये टैक्स बर्डन को रिड्यूस करना जरूरी था। और अभी की जो ये एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस की है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसके रिडक्शन के बाद में अभी जो पेंडेमिक से पहले जो एक्साइज रेट चल रही थी, एक्साइज ड्यूटी की रेट चल रही थी, उस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। इसके अलावा बात आ जाती है कि देखो फिस्कल पॉलिसी की तरफ से तो अपनी काम हो चुकी है। अब बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी ने देखो अभी आपको पता है एमपीसी की मीटिंग बुलवाई थी, इमरजेंसी मीटिंग मई में, और आपको पता है कि जो रेपो रेट है उसको राइज किया था, और सीआरआर को भी राइज कर दिया था परसेंटेज वाइज। तो ऐसे में अभी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एमपीसी की जो अपकमिंग मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अपकमिंग मीटिंग है, तो वो बोले उसमें भी थोड़ा और एग्रेसिवली रेट्स को राइज करना जरूरी है, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी और कंट्रोल हो। तो यही चीज़ देखो एक्सपर्ट्स की कहनी थी कि गवर्नमेंट जो है वो तो देखो अपनी तरफ से टैक्सेस को रिड्यूस करे, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी तरफ से इंटरेस्ट रेट्स को राइज करे, तब जाकर के मार्केट में जो है वो महंगाई को आप कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स क्या होता है? टैक्स तो सीधी सी बात है, लोगों का महंगाई का बर्डन बढ़ाते हैं, ठीक है भाई, सीधी सी बात, 5 रुपए की जगह 10 रुपए लगा दो, टैक्स बढ़ गई महंगाई अपने आप ही। जबकि इंटरेस्ट रेट महंगाई कैसे बढ़ाती है? क्योंकि लोगों के पास में सस्ते इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन अवेलेबल होंगे तो वो लोन लेकर के और फिर बाद में अपनी डिमांड पुट करेंगे, तो डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा महंगाई अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में ये दोनों पॉलिसीज़ को बोला है इन टेंडम काम करने की ज़रूरत है। तो डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।